morning students. You are very happy at home. This is my second video of translation. Let's read translation of linking verb. Verb is, am, are, was, were, shall be and will be. Then this word I taught you use of is and are in previous video, and today I will teach you use of and. Use of and. And is a linking verb. Meanings हूँ. प्यारे बच्चों, अभी आपको मैंने इज का प्रयोग बताया, आर का प्रयोग बताया, और अब नंबर आता है एम का प्रयोग. और एम का प्रयोग बताने के लिए इसका हिंदी जो प्रयोग किया जाता है वो हूँ से लिया जाता है, और यह हमेशा आई के साथ प्रयोग किया जाता है. एम का प्रयोग आई के साथ होता है प्रत्येक प्रेजेंट टेंस में. एज लाइक हूँ जहाँ आता हो, कोई भी टेंस आपका जो प्रेजेंट टेंस हो, अंत में हूँ आता हो और उसमें क्रिया न हो, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट हो, वाक्य को पूरा करने वाले वर्ड हो, तो वहाँ एम का प्रयोग हूँ के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और यह सदैव आई के साथ ही प्रयोग किया जाता है, अन्य कर्ता के साथ एम का प्रयोग नहीं किया जाता है. एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल आपके पास है, एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं. इनमें प्रथम है आपका, जैसे हूँ शब्द आता है मैं दुकानदार हूँ. मैं अध्यापक हूँ. इस तरह के अंत में जो हूँ आता है और वाक्य में क्रिया गायब हो जाती है, क्रिया यदि नहीं होती है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. जो वाक्य को पूरा करने वाले वर्ड होते हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत हम जानते हैं. इसलिए इनका हम ट्रांसलेशन करें, इनका हम अंग्रेजी में अनुवाद करें तो आई के मैं के अंग्रेजी आई होता है, और इसमें क्रिया को लिंकिंग वर्ब को पहले करते हैं, अर्थात लिंकिंग वर्ब है, इसको हम कहेंगे आई एम. शॉपकीपर, शॉपकीपर मीन्स होता है दुकानदार. आई एम ए शॉपकीपर. क्योंकि मैं जो यहाँ दिख रहा है वो एक अर्थ में आ रहा है, आई एम ए शॉपकीपर, मैं एक दुकानदार हूँ. या इसमें है या नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे आई एम ए शॉपकीपर. मैं अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर. आप इसका प्रयोग एक के साथ भी कर सकते हैं, और कभी कभी वाक्य को अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. क्योंकि मैं जो बहुवचन है वह कई टीचर नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही हो सकता है. इस एक का पेपर देते हैं आई एम ए शॉपकीपर, दुकानदार के प्रयोग किया जाता है. इसलिए यदि वही भी रहता तो एक का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है. यहाँ आई जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, और प्लूरल के लिए आई का प्रयोग न करके हम एम का प्रयोग करते हैं. अर्थात इस तरह से हम प्रयोग मिला है तो आपका सबसे पहले स्ट्रक्चर आपका तैयार होगा. इज, एम, आर, वाज, वेयर के अंतर्गत तो प्रेजेंट टेंस के यूज प्रेजेंट टेंस एज लाइक स्ट्रक्चर. सबसे पहले सब्जेक्ट हम खोजेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको बताएंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एम का आर का प्रयोग, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है.
जो आपको सब्जेक्ट है, आपको पहले वीडियो बता चुके हैं, इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस एम प्लस कंप्लीमेंट। अब आप जान सकते हैं बच्चों कि यहाँ जो स्ट्रक्चर में लिखा हूँ एम के लिए वो आपका है सब्जेक्ट मतलब आई का प्रयोग किया जाता है, आई और प्लस एन और प्लस इसका कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट भी पूरक होता है बच्चों, जो वाक्य को पूरा करते हो उनका प्रयोग करते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर रहा और इन तीनों को मिला करके यदि हम एक आपको बताएं तो वो आपका एक मेन स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लिख रहे हैं। तीन को मिला करके आपको सबसे पहले आपको देंगे सब्जेक्ट के पास यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप ईच का प्रयोग करेंगे, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का प्रयोग करेंगे, और यदि इन दोनों में से नहीं है और टेंस प्रेजेंट टेंस है, अंत में हूँ आया है, इसको हम एम का प्रयोग करते हैं। प्लस जो वाक्य को पूरा करने वाले होते हैं उनका प्रयोग कंप्लीमेंट के रूप में हम करते हैं। इनको हम इजमार को हम लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनको लिंकिंग वर्ब के नाम से भी पहचाना जाता है, इनको हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी इनको पहचाना जाता है। अर्थात इनका प्रयोग कब होता है जब वाक्य में कोई क्रिया नहीं होती है, वाक्य सिंपल सेंटेंस होते हैं, उसमें कहीं क्रिया का होना या न होना नहीं पाया जाता है, ऐसे वाक्य में ऐसे सेंटेंस में इनका प्रयोग किया जाता है। अब आता है प्यारे बच्चों, इनका सदा जो इस्तेमाल होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। किस टेंस में जाता है? प्रेजेंट टेंस। हमेशा इनका प्रयोग होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। अर्थात एक वचनकर्ता के साथ भी प्रेजेंट टेंस में, बहुवचनकर्ता के साथ भी प्रेजेंट टेंस में, और आयकर्ता के साथ भी हमेशा एम का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में ही होता है। अर्थात मैं प्रेजेंट टेंस का एक सीधा सा आपको बताया हूँ, जिस वाक्य के अंत में प्रेजेंट टेंस का पहचान है मिला, हो मिला, हूँ मिला, तो ये चार शब्द वाक्य के अंत में आते हैं तो हम सबसे पहले इनको प्रेजेंट टेंस मानते हैं, और प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग हम इनका जैसे जैसे करता होता है उस हिसाब से इनका हम प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आज आप इस समझ जान गए होंगे कि प्रेजेंट टेंस के क्या है, क्या आपने सीखा, क्या आपने किया। आपको मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बता दिया कि हम सबसे पहले कर्ता खोलेंगे, फिर उसके बाद से कोई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड फिर कंप्लीमेंट। ये हमेशा कहाँ पर किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में, अर्थात हिंदी में जिसका वाक्य के अंत में है, हो, है शब्द आते हो और उस वाक्य में क्रिया न हो, सिर्फ वाक्य को कंप्लीट किया जाता हो, ऐसे वाक्य के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। अब हम आपको फिर पढ़ा चल रहे हैं यूज ऑफ ईज। इसी लिंकिंग वर्ब में बेटा फिर आपको आ गया एक लिंक वर्ब के साथ निश्चित रूप से आपको हम पढ़ाएंगे यूज ऑफ वाज एंड वर। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इसको क्या पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी लिंकिंग वर्ब में आता है। अर्थात इनका काम मैंने आपको तीन टेंस बताया था। तीन टेंस का मतलब क्या बताया था? सबसे पहले मैं बताया था आपको प्रेजेंट टेंस, जो पहले नियम मैंने आपको बता चुका हूँ। सेकेंड आपका है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का मतलब इनका प्रयोग किया जाता है वाज एंड वेयर। अर्थात प्यारे बच्चों, इनका प्रयोग हम हमेशा पास्ट टेंस के अंतर्गत करते हैं। जो सेकंड टेंस आपको बताए थे जिसका नाम पास्ट टेंस था, अर्थात इनका भी वाज का मतलब होता है था। वाज का मतलब था होता है। कभी कभी था को हम अपने से बड़े को या पूर्वज को आदर देने के लिए भी हम था का प्रयोग वाजी लिखते हैं, लेकिन कभी कभी इनका प्रयोग थे के अंतर्गत होता है, और थे के भी प्रयोग के लिए हम वाज का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? थी के लिए भी हम वाज का ही प्रयोग करते हैं। अर्थात था, थे, थी, लेकिन नियमता थे जो होता है वो प्लूरल माना जाता है, लेकिन किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे हमारे अध्यापक थे, यदि उनका प्रयोग करते हैं तो हम वहाँ थे के अंग्रेजी भी वाज ही लिखते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ,
समझा दे रहा हूँ कि इसका मीन्स होता क्या है। सिंपल सा तो है कि था का अंग्रेजी वाज लगता है, जैसे राकेश विद्यार्थी था। हम इसका यदि ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले हम राकेश लिखेंगे। राकेश के बाद हम, क्योंकि पास्ट टेंस है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, था की अंग्रेजी। बाकी क्या अंग्रेजी होती है, क्योंकि रमेश एक ही बच्चा आता है, किसी का नाम ऐसा सिंगल सब्जेक्ट होता है, तो राकेश वाज। राकेश विद्यार्थी था, कभी रहा होगा, लेकिन राकेश वाज ए स्टूडेंट। ये आपका सेंटेंस है। इसी में हम आपको एक और बता दें कि ठीक अंग्रेजी की आवाज का ही प्रयोग किया जाता है, बशर्ते कि उसका सेंस सिंगुलर हो। जैसे इससे स्पष्ट होता है बेटा कि यहाँ गीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट जो टीचर है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर थी बता रहा है, तो यहाँ भी थी की अंग्रेजी हम वाज का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे लाइक ट्रांसलेट करें क्या होगा, क्योंकि गीता एक स्त्री है, एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वहाँ हम थी की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, गीता वाज ए टीचर। क्या आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? या कि हम था की भी प्रयोग वाज लगाते हैं, थी का भी प्रयोग हम वाज ही करते हैं। और आपको मैं एक और बता देता हूँ कि थे के साथ भी हम हमेशा इस का प्रयोग करते हैं यदि हम किसी बड़े पूर्वजों की बात करते हैं, अर्थात उनको हम था नहीं कर सकते। ये हमारी ग्रामेटिकल कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको हम हल करते हैं। जैसे महात्मा गांधी राजनेता थे, महात्मा गांधी एक नेता थे। बच्चों यहाँ महात्मा गांधी को हम रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि अब पास्ट टेंस की बात है, इसलिए महात्मा गांधी एक ही थे, फिर भी हम महात्मा गांधी को आदत के साथ हम थे का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ भी थे की अंग्रेजी हम वाज का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी सिंगुलर सब्जेक्ट है। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट यदि हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो आपका थे की अंग्रेजी भी वाज का प्रयोग किया जाता है। एज लाइक मैं अपने भगवान की बात करता हूँ, आइए राम, अल्लाह या किसी भी की बात हम करते हैं तो अपने से बड़े को या अपने इष्ट देवताओं को भी हम थे का इस्तेमाल करते हैं, था नहीं करते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ प्रेजेंट टाइम में कि महात्मा गांधी एक नेता था, लेकिन यदि ऐसा हम कहते हैं तो यह हिंदी के या फिर हमारी जो लैंग्वेज है उसमें कुछ बुराई है, अर्थात हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम महात्मा गांधी एक होने सिंगुलर होने के साथ साथ भी हम उनका प्रयोग थे करेंगे, और थे होने के साथ हम अंग्रेजी में वाज का ही प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी सिंगुलर सब्जेक्ट है। वही कहे बच्चों, यदि कोई और होता, यदि जैसे बच्चे तालाब में थे, बच्चे पार्क में थे, बच्चे स्कूल में थे, खिलाड़ी फील्ड में थे, ऐसे करेंगे तो वहाँ हम जब खिलाड़ी एक से ज़्यादा हैं, ऐसे में हम वहाँ ठीक अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको यहाँ इंग्लिश का प्रोजेक्ट करता हूँ, लिखेंगे महात्मा गांधी अब यहाँ क्योंकि महात्मा गांधी सिंगुलर सब्जेक्ट है, रिस्पेक्ट देने के लिए हम उनको थे का प्रयोग कर देते हैं, इसलिए थे की अंग्रेजी भी हम यहाँ क्या लगाएंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। आप हिंदी में भले इस्तेमाल करेंगे थे, लेकिन इंग्लिश का अर्थ आपका वाज ही होगा, आप वेयर का प्रयोग नहीं कर सकते। अर्थात यदि ऐसा करते हैं तो आपका ग्रामेटिकल कुछ प्रॉब्लम है, उसको आपको ठीक करना होगा। तो हम हिंदी में रिस्पेक्ट दे करके थे का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जब उसका ट्रांसलेट करेंगे हम वाज का ही प्रयोग करेंगे। महात्मा गांधी वाज ए लीडर। यह आपका सेंटेंस हुआ जो था थे थी के अंतर्गत हम प्रयोग करते हैं, जो वाज के साथ करते हैं। अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है और टेंस यदि पास्ट टेंस हो, अर्थात वाक्य का अंत सदैव था से होता हो, थे से होता हो और थी से होता हो, तो आप इस तरह के 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखा हूँ।
ये आपका फर्स्ट है, यहाँ वाच का प्रयोग किया गया है। ये आपका सेकेंड है, जो ठीक अंग्रेजी भी वाच का ही प्रयोग किया गया है। और यह आपका थर्ड है, यह भी आपका थे होने के बावजूद भी आपको वाच का प्रयोग किया गया है। इस तरह से आप जान लेंगे कि आपका इस तरह से सेंटेंस क्रिएट किया गया है। अंडरस्टैंड? अब यह आपको प्रयोग करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाच का प्रयोग किया जाता है, यह आपको याद कर लेना है। अर्थात यह 3 एग्जाम्पल आपको मैं समझा दिया। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अब हम शुरू करते हैं यूज ऑफ वर्ब। क्या बच्चों, यूज ऑफ वर्ब का प्रयोग यहाँ हो रहा है। अब हम आपको वर्ब का प्रयोग बता रहे हैं। वर्ब का मतलब होता है थे। वर्ब का मीन्स थे के अंतर्गत इसको रखा जाता है, और थे इसलिए रखा जाता है कि हम यह जो प्रयोग करते हैं यह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग सिंगुलर रूप में किया जाता है, और कभी कभी इनके साथ थी भी प्रयोग किया जाता है, जो बहुवचन होता है। अर्थात बहुत सारे नाउन को हम अंतर्गत थी के अंतर्गत रखते हैं। जैसे बाग पेड़ पर बहुत चिड़ियाँ थीं, तो बहुत चिड़िया का मतलब है कि अब थी पे हम पर बिंदी का प्रयोग करते, बिंदी का प्रयोग करते हैं, जिससे उच्चारण हमको बहुवचन के तौर पे दिखाई देता है। तो वर्ब का मतलब होता है थे और थी। एज लाइक इनका प्रयोग हम जो करते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। अर्थात इसका एग्जाम्पल आपको हम समझा दें। एग्जाम्पल आपका है, आपको हम समझाते हैं। जैसे कि लड़कियां कमरे में थी। एग्जाम्पल आपको मैं आज बता दिया हूँ कि यह थी शब्द बहुवचन के अंतर्गत दिखता है, और थी अंतर्गत बहुवचन है। तो हम यहाँ लड़कियाँ चूंकि आपको दिख भी रहा है और पढ़ रहा है कि लड़कियाँ एक से अधिक है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ गर्ल्स। अब चूंकि पास्ट टेंस है, हम क्या लगाएंगे? गर्ल्स वेयर इन द रूम। लड़कियां कमरे में है, आपका गर्ल्स आर वेयर इन द रूम। लड़कियां कमरे में हैं, आपको मैंने बता दिया। इसी में बच्चे आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, तो आप क्या कर सकते हैं? सभी के सभी अंतर्गत आप डालेंगे कि आप किस तरह से है, फिर भी शब्द आ सकता है। जैसे वे बाजार में थे। अब थे के बता वे जो है बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ भी हम वेयर का प्रयोग करते हैं। आपको बताया था दे वेयर इन द मार्केट। यह का एग्जाम्पल बता रहा कि आपके थी के साथ भी वेयर का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ भी थे के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। और एक थी बहुवचन में न हो, एक वचन में हो, तो वहाँ आवाज का प्रयोग किया जाता है। जैसे बता दी, जैसे हमने आपको बता दिया लड़की छत पर थी, लड़की छत पर थी, लिखेंगे गर्ल्स वाज ऑन द रूफ, क्योंकि लड़की एक है। और ऐसे इस्तेमाल जब करेंगे हम उनका प्रयोग आते ही करते हैं। इस तरह से आपको मैंने बता दिया यूज ऑफ ईच, यूज ऑफ एम, यूज ऑफ आर, यूज ऑफ वाज एंड यूज ऑफ। ये एग्जाम्पल आपके सामने रहे, इसको आप ध्यान से पढ़ना है, पढ़ करके इसको आप समझना, और समझने के साथ आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के बेटा अब मैं आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल आपको समझाऊं तो इन 5 को मिला करके एक आपके साथ यहाँ स्पष्ट हो गया। क्या स्पष्ट हो गया कि अब स्ट्रक्चर आपको मैं तैयार कर दे रहा हूँ। क्या है स्ट्रक्चर आपका रेडी है कि आप चाहे यूज ऑफ ईच का प्रयोग रहे, चाहे वाज का प्रयोग रहे, किसी का प्रयोग आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले आप सब्जेक्ट खोजेंगे, सब्जेक्ट के बाद प्लस करके आप उस क्रिया का चाहे वाज ईज या वाज वेयर में से कोई एक लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम कर देते हैं आपको या तो ईज, या तो एम, या तो वाज, बस जब प्रेजेंट टेंस हो।
क्या हो, जब प्रेजेंट टेंस हो तो इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार। फिर यदि टेंस पास्ट टेंस हो जाता है तो उसी टेंस के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट वही रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आप या तो वाक्य का प्रयोग करेंगे और नहीं तो फिर वेयर का प्रयोग करके, और किसी भी वाक्य का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, वाक्य को जो पूरा करता है, उस कॉम्प्लीमेंट को लिख देते हैं। कमेंट का प्रयोग कर देते हैं और कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते ही हमारा वाक्य जो होता है यह एक स्ट्रक्चर या एक संरचना तैयार हो जाती है, जिसके माध्यम से हम बड़े कम समय में हम इनका पूरे का इस्तेमाल करके सब्जेक्ट को ढूंढना मेरा काम है, सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल, फिर इज का प्रयोग करेंगे, फिर उसी सब्जेक्ट के साथ आई का प्रयोग करेंगे, फिर उसी के साथ आर का प्रयोग करेंगे, फिर सिंगल सब्जेक्ट के साथ वान का प्रयोग करेंगे, फिर सिंपल से लोअर का प्रयोग करेंगे और कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अर्थात ये तो हमारे 1 2 3 4 5 जो कॉम्प्लीमेंट है, इन 5 को देख करके हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनका प्रयोग करते हैं। तो यह आपका एक स्ट्रक्चर हो गया, इसको आप तैयार कर लेंगे, रख लेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम्पल आपके बीच में आए, कोई भी ट्रांजेक्शन आपके पास आए तो आप उसके बड़े सावधानी से आप उसका उत्तर दे सकें, उसका ट्रांसलेट कर सकें। कब, जब वाक्य में कोई क्रिया न हो, किसी काम का न होना पाया, उस दशा में इस तरह के स्ट्रक्चर काम करते हैं। अंडरस्टैंड? अब आगे आते हैं। अब तक जो मैं आपको पढ़ा रहा था ये सब सिंपल सेंटेंस थे। सिंपल तो उसको सेंटेंस के बारे में आपको थोड़ा बता दें। सेंटेंस ग्रामर पोर्शन का क्योंकि भाग है, फिर यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि ये ट्रांसलेशन 4 प्रकार के बनाए जाते हैं, जिनमें से आपको पहला प्रकार होता है आपको अफर्मेटिव। इसको कहते हैं स्वीकारात्मक। जब किसी बात को ऐसे आप स्वीकार कर लेते हो तो अफर्मेटिव कहलाता है। फिर उसके बाद दूसरा होता है आपका निगेटिव। नकारात्मक। इस वाक्य में शब्द आता है जिसको हम कहते हैं नहीं। क्या कहते हैं? नहीं शब्द कहते हैं। अर्थात वाक्य में नहीं शब्द आ जाता है। वाक्य में जो शब्द आता है वो क्या होता है? नहीं शब्द। उसको हम नकारात्मक कहते हैं, इंग्लिश में उसको हम निगेटिव कहते हैं। तो अब तक आपको जो भी बताया था, अफर्मेटिव बताया था। अफर्मेटिव में किस तरह से चीज़ें की जाती हैं, ये 5 चीज़ आपको मैंने बताया था। उसी अकॉर्डिंग अब आपको नकारात्मक बताना चल रहा है कि नकारात्मक में क्या करेंगे आप। इसके लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वाक्य में नहीं शब्द आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? नहीं शब्द। वाक्य में नहीं शब्द आना आवश्यक है। यदि नहीं शब्द नहीं आता है तो समझिए निगेटिव नहीं है। नहीं शब्द आता है तो वाक्य निगेटिव है। अर्थात आपको स्ट्रक्चर आपको लिखेंगे यहाँ सबसे पहले निगेटिव के लिए सबसे पहले आप खोजेंगे सब्जेक्ट। जब आप सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे उसके बाद लिखेंगे एक बच्चा यदि सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, यदि आई है तो एम, बहुवचन है तो आर, पास्ट टेंस है, एक वचन है तो आज, पास्ट टेंस है और बहुवचन है तो वेयर, और प्लस इसके बाद नाट जोड़ देते हैं। नहीं कहीं नाट लगाते हैं और इस नाट के बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। पहले तो आप समझ होंगे कि ये निगेटिव के लिए क्या है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे और सब्जेक्ट क्या है, प्रेजेंट टेंस है, सिंगुलर है तो इज, बहुवचन है, सॉरी यदि आई है, आई है तो आई एम, बहुवचन है तो वेयर, और आई बहुवचन न होकर के एक वचन है तो पास्ट टेंस हो तो वाज, और यदि बहुवचन हो और पास्ट टेंस हो तो वेयर का प्रयोग करके इसके तुरंत बाद हम नाट लगा देते हैं और नाट के बाद जो आपको पूरा करने वाले वर्ड होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से एग्जाम्पल हम सब क्या रखें तो सबसे पहले देखेंगे कहाँ घोड़ा, बाग में नहीं है। घोड़ा कितना है? एक। लिखेंगे तो हॉर्स इज
कि द हॉर्स इज नॉट इन द गार्डन, इज के बाद तुमने घोड़ा एक है, प्रेजेंट टेंस है, तो मैंने इज का प्रयोग किया और इसके साथ क्या कर दिया, नॉट का प्रयोग कर दिया और नॉट के साथ जो वाक्य को पूरा करने वाले वर्ड है उनका इस्तेमाल कर दिया, क्या हमारा वाक्य क्या बन गया, निगेटिव। दूसरे शब्दों में यदि हम आई एम का प्रयोग करेंगे तो मैं आपको भी आई एम का प्रयोग बता दूं कि मैं छत पर नहीं हूँ, लिखेंगे आई एम नॉट ऑन द रूफ। ये हो गया आपका मैं के लिए, आई एम के लिए निगेटिव आई लगा दिया और फिर नॉट का प्रयोग कर दिया। अब फिर आपका एग्जाम्पल और हम एक 8 समझा देते हैं, जैसे बच्चे मैदान में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों की संख्या ज्यादा है, इसलिए चिल्ड्रेन वे आर सॉरी आई आर नॉट इन द फील्ड। ये आपका निगेटिव में तैयार किया, ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका आवाज आ गया, लिखेंगे डाकिया गांव में नहीं था, उसमें क्योंकि एक है सिंगल सब्जेक्ट है, लेकिन ये वाज नॉट इन द, ये आपका बन गया आपका वाज के बाद आपको नॉट जोड़िए कॉन्फ्रेंस लगा दिए और अंत में है वेयर। इसका हम प्रयोग क्या कर सकते हैं, जैसे थी, लड़कियां सड़क पर नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ कि यह थी बहुवचन है, लड़कियां एक अधिक हैं और वहां देर का प्रयोग करना है, लिखेंगे गर्ल्स वेयर नॉट ऑन द। ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया बेटा। अब इस तरह से मैंने आपको इसका भी प्रयोग बता दिया, एंड का भी प्रयोग बता दिया, आर का भी प्रयोग बता दिया, वाज का भी प्रयोग बता दिया, वेयर का प्रयोग बता दिया और उसके साथ साथ निगेटिव के लिए प्रयोग बता दिया, निगेटिव का इस्तेमाल किया गया। निगेटिव के साथ है इस तरह से आपको मैंने बता दिया कि आपको पॉजिटिव मैंने पढ़ा दिया, अब आपको निगेटिव बता दिया। इन दोनों को आप स्ट्रक्चर आपने देख लिया होगा, लिख भी लिया होगा और इसको आप कंप्लीट करके प्यारे बच्चों अब इसको आपको दोनों में से पॉजिटिव नेगेटिव अपने मन से कुछ होमवर्क करने हैं, होमवर्क करके आपको देखने हैं कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये दो स्ट्रक्चर आपको बता दिया, अगला स्ट्रक्चर आपको फिर बताएंगे अगले नियम के अकॉर्डिंग लिंकिंग वर्ब विल बी एंड शैल बी। ओके, थैंक यू। Save your home and complete this exercise part.